नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शिकायत मिली है, मुंबई पुलिस ने इसकी जांच अब शुरू कर दी है। पुलिस की एक टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर शो को रिकॉर्ड किया गया था। सभी आरोपियों पर शो के दौरान गलत भाषा के इस्तेमाल का और अभद्रता फैलाने का आरोप लगाया गया है। ये जो शिकायत दर्ज की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने, जिसमें कि ऑनलाइन पोर्टल्स पर कुछ लोगों के द्वारा महिलाओं के खिलाफ काफ़ी अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके पीछे उनका साफ मोटिव है महिलाओं के बारे में ऑनलाइन पोर्टल्स पर गलत और अश्लील टिप्पणियां करके गलत तरीके से उसे रिप्रेजेंट करके पॉपुलैरिटी कमाई जाए और उस पॉपुलैरिटी के थ्रू उन्हें पैसे अर्निंग हो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, जो कि एक ऑफेंसिव पार्ट है। इसको ध्यान में रखते हुए एक शिकायत दर्ज की गई है और ऐसे जितने भी पोर्टल्स हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे प्रतिबंधित की जाए, ऐसी मांग की गई है। ये शिकायत जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने और इसके साथ ही साथ नई दिल्ली की जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है, महाराष्ट्र राज्य की जो महिला आयोग की अध्यक्षा है, उनके सामने ये बात रखी गई है। ऐसे वीडियो पहले भी बहुत सारे देखे हैं। इस तरीके के वीडियो देख देख के शर्म आती है। ऐसा लगता है कि ये सस्ती पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में ये क्या होता जा रहा है हमारी युवा जनरेशन को, जिसमें इस तरीके के लोग जो हैं वो अपने माँ बाप को भी अब नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे लोगों की जो है काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम आप कला को इतना घिनौना मत बनाइए कि लोगों को कला से नफरत हो जाए। बहुत शॉकिंग है वो वीडियो, और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। एक बात बताऊं मैं, अगर मैं वो सामने आ जाए तो उठाकर उसके गाल पर जितनी ताकत से तमाशा लगा सकता हूं उतने जोर से लगाऊंगा। ये मेरी पहली रिएक्शन है। तो मुझे लगता है कि इस इंसान को ये एक मिनट भी ये इंसान बाहर घूमते हुए दिखने के लायक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। अब इस विवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभद्रता फैलाई जा रही है, यूट्यूब पर जाकर आप कुछ भी बोल रहे हैं, इन सब बातों के बीच में इस बढ़ते विवाद को देखते हुए रणवीर इलाहाबादिया ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपना एक पोस्ट डाला और उन्होंने कहा कि मेरा बयान ठीक नहीं था और मैं इस बारे में कोई सफाई नहीं देनी है, मैं सिर्फ सॉरी कहना चाहता हूँ। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. मेरे सहयोगी पारस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, ये पहली बार नहीं है कि समय रैना के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हों कि उनके शो पे भद्दी बातें करी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से अब रणवीर का जो बयान आया, जिस तरीके से शो में उन्होंने बातें कही, एक और इन्फ्लुएंसर हैं, ये जिस तरीके के यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए जिस तरीके का ये लोग बातें कर रहे हैं, ये गंभीर मुद्दा है।
जी बिल्कुल गंभीर मुद्दा है, ये बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि जिस तरीके से आज सोशल मीडिया हर किसी के हाथ में है, हर कोई फ़ोन पे या किसी भी प्रकार के डिवाइस पे सोशल मीडिया देख सकता है, लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकता है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कंज्यूम करने लायक नहीं होती हैं। हम समय रैना का शो लगातार यूट्यूब पे अपलोड होता है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स जो हैं वो सामने आते हैं कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग उस शो में किया जाता है। ऐसे में अगर आप समय रैना का शो देखें, इंडियाज़ गॉट लैटेंट, तो इस शो में जो है वो लगातार इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग पहले दिन से किया जा रहा है। जब से ये शो ऑन एयर हुआ है, ये यूट्यूब पर आता है शो, और लगातार इस तरीके की भाषा का प्रयोग उस शो में किया जाता है। आज के युवा किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल और चिंता का विषय है क्योंकि लोग जो हैं भारी तादाद में ऐसे शोज़ देखने जाते हैं, लोग पैसे खर्च करते हैं, टिकटों के पैसे खर्च करते हैं और ऐसे शोज़ देखने के लिए स्पेशली मुंबई के अलग अलग कोनों से पहुँचते हैं। ऐसे में जिस तरीके का विवाद सामने आया है उसके बाद राजनीति भी महाराष्ट्र में तेज हुई है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बात साफ कर दी है कि अगर कोई भी सीमा लांघेगा तो उस पर कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। मामले में एक शिकायत जो है वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास दी गई थी, जिसके बाद खार पुलिस स्टेशन ने अपनी जांच शुरू की है। खार पुलिस स्टेशन के पुलिस जो कर्मी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो इस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर हम खड़े हैं। ये वो स्टूडियोज़ हैं जहां पर इंडियाज़ गॉट लेटेंट शूट होता है और इस मामले में जो है वो आगे की जांच खार पुलिस कर रही है। हालांकि मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, मगर मामला जिस तरीके से विवाद में है, मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, इसको लेकर जो है वो एफआईआर दर्ज होने के आसार जताए जा रहे हैं, मगर अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज जो है वो नहीं की गई है। वहीं बात करें इस पूरे शो में जो कि मेहमान बन के आए थे रणवीर अलाहाबादिया, ये वो व्यक्ति हैं जो कि अपने पॉडकास्ट के लिए बेहद ज़्यादा जाने जाते हैं, मिलियंस में इनके व्यूज़ हैं और बहुत सारे राजनेता हो, एक्टर्स हो या बाकी के लोग हों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, वो उनके पॉडकास्ट पे जाते हैं और जब उनकी तरफ से इस तरीके का विवादित शब्दों का प्रयोग किया गया तो लोग जो है सोशल मीडिया पर भड़क गए और लगातार उनके बारे में भी बात करने लगे। ऐसे में मामले को तूल पकड़ता हुए देखते हुए रणवीर अलाहाबादिया ने माफ़ी तो मांग ली है, मगर अब ये मामला कहाँ तक जाएगा वो देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पारस। देखना होगा कि अब किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब की, जहां पंजाब में एक बार फिर से रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ है और इस रॉकेट लॉन्चर मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। पटियाला के राजपुरा रोड पर एक थैले में रखे हुए रॉकेट लॉन्चर को बरामद किया गया है। जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लॉन्चर को अपने कब्जे में ले लिया। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਕਟਸ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 6 ਤੋਂ 7 ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਇਆ। सीधे हमारी सहयोगी नीता शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। नीता, सुरक्षा जिस तरीके से पंजाब में एक बड़ा विषय बना हुआ है, रॉकेट लॉन्चर से एक बार पहले भी हमने देखा था, कुछ महीनों पहले एक हमला भी हुआ था एक पुलिस स्टेशन पर, तो ये काफ़ी चिंता की बात है। क्या पुलिस कह रही है इस पर? इस पर ये जो रॉकेट लॉन्चर्स पाए गए हैं, ये 7 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, लेकिन इनमें जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जो इनके टॉप ऑफ द टिप में होते हैं, वो एक्सप्लोजिव जो हैं वो मिसिंग हैं। जो पटियाला पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं उनसे ये पता चलता है कि ये एक मतलब कबाड़ी के फॉर्म में मतलब इन्हें मिले हैं। किसी ने वहां पर आकर ये डिस्पोज ऑफ कर दिए थे और एक बाय स्टैंडर, एक जो पासर बाय था, उसने ये देखे वहां पर पड़े हुए एक बैग पड़ा हुआ, तो उसने इन्फॉर्म किया। जब लोकल पुलिस वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि ये 7 लॉन्चर्स जो हैं वो वहां पर पड़े हुए हैं। अभी इन्हें सुरक्षित ले जाया गया है। ये हादसा जो है वो स्कूल के पास एक राजपुरा रोड है पटियाला में, वहां पर हुआ। अब इन्हें सुरक्षित जो है वो लोकल थाने में ले जाया गया है। हालांकि जो शुरुआती जांच है उसमें उनका यही कहना है कि ये जो है ये डिस्पोज करने के लिहाज से किसी ने यहाँ पर फेंके हुए थे, लेकिन क्योंकि ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं तो इनकी फोरेंसिक जांच भी होगी और पुलिस कह रही है कि आगे जो तफ्तीश है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो आसपास के चौकों की जो है, जो रोड इंटरसेक्शंस हैं उनकी खंगाल रही है, ये जानने के लिए कि यहाँ पर ये कौन डिस्पोज ऑफ करके गया। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त रीता शर्मा हमें ये जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर
जबरदस्त जीत के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद की कमान किसको देती है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुख्यमंत्री को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विधायकों के बीच से ही बनाया जाएगा अगला मुख्यमंत्री। किसी महिला को भी बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री बीजेपी की दिल्ली सरकार में सामाजिक समीकरणों को ध्यान रखते हुए बनाया जाएगा। यानी कि जो 7 सांसद हैं कम से कम, उनका इसमें से अब ये माना जा सकता है कि जो 48 लोग जीत कर आए हैं उन्हीं में से मुख्यमंत्री बनेगा। जो 7 सांसद हैं उनमें से किसी को मौका नहीं मिलने वाला है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, तो चलिए, आपने थोड़ा सा तो लिस्ट को छोटा कर दिया है। 7 सांसदों को हटाकर 48 जो उम्मीदवार रह गए हैं वो सारे विधायक ही हैं। बिल्कुल, अभी तक तो ये संकेत मिल रहा है कि जो 48 विधायक जीत करके आए हैं, इन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। किसी सांसद को मुख्यमंत्री न बनाए जाने के पीछे कई बातें कही जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप किसी सांसद को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आपको 2 बाई इलेक्शन कराने पड़ेंगे। एक तो सांसद की जो सीट खाली होगी वो, और दूसरा किसी विधायक को सीट छोड़नी होगी, उसका भी बाई इलेक्शन होगा। तो क्या 2 बाई इलेक्शन कराने ठीक होंगे? ये भी एक मंथन हुआ है। इसके बाद यही इशारा मिल रहा है कि किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसमें अब ये भी सूत्र हमें इशारा कर रहे हैं कि किसी महिला को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दूं कि इस बार दिल्ली विधानसभा में केवल 5 महिलाएं ही जीत करके आई हैं। इनमें अगर आप आतिशी को हटा दें तो बाकी 4 जो हैं वो बीजेपी की हैं, जिनका कि नाम मैं आपको बता देता हूं जो जीत करके आई हैं। नीलम पहलवान है, रेखा गुप्ता, पूनम शर्मा और शिखा राय। तो इनमें से कोई बड़ी जिम्मेदारी भी देने की बात चल रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें महिलाओं को नुमाइंदगी दी जाएगी, ताकि जो महिला मतदाता दिल्ली की हैं उन्हें संदेश दिया जा सके। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो सामाजिक समीकरण हैं दिल्ली के, जिसमें कि आप जानते हैं कि अगर आप पंजाबी देखें, पूर्वांचली देखें या जाट गुज्जर देखें, तो ये तीनों समुदाय हैं जो कि जिनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बड़ा समर्थन बीजेपी को इनका मिला है। तो उसको साधने के लिए बीजेपी इनमें से किसी को एक उप मुख्यमंत्री का पद भी दे सकती है। ये भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति की जो बीजेपी ने इस बार, आपको बता दूं कि में 4 सीटें जीत करके बीजेपी आई है, जिनमें कि राजकुमार चौहान, रविकांत, रविंदर इंदिरा सिंह और कैलाश गंगवाल। तो 4 सीटें बीजेपी ने जीती। हालांकि यहाँ पर 12 सीटें रिजर्व हैं। आम आदमी पार्टी का वर्चस्व अनुसूचित जाति की सीटों पर बना हुआ है। 8 सीटें आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन बीजेपी फिर भी चाहती है कि आने वाले चुनाव में अनुसूचित जाति का भरोसा उसको मिले। इसलिए अनुसूचित जाति के वर्ग को भी नुमाइंदगी मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर दी जा सकती है। तो ये फिलहाल अभी समीकरण दिखाई दे रहे हैं। वैसे सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जब आ जाएंगे विदेश यात्रा से, उसके बाद ही सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो तेज़ होगी। अखिलेश जी, आपने जैसे बताया कि समीकरण जो है उसको साधते हुए महिला भी बन सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये है कि परवेश वर्मा को एक बड़ा दावेदार माना जा रहा था। जाट समीकरण की बात हो रही थी। हरियाणा में भी चुनाव जीत के बीजेपी ने वहां पे जाट मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं। अब उत्तर प्रदेश को देखते हुए क्या परवेश वर्मा अभी भी रेस में माना जाए कि रेस में अग्रणी है? अरविंद केजरीवाल को हराया है। बिल्कुल, जब तक देखिए कोई नाम फाइनल नहीं होता तब तक सारे 48 विधायक दौड़ में हैं। कम से कम हम बीजेपी की कार्यप्रणाली को देखकर ये बात कह सकते हैं। लेकिन अभी एक मोटे तौर पर जो बात कही जा रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि किसी को भी आप रूल आउट मत कीजिए। प्रवेश शर्मा का आपने बिल्कुल सही कहा, उनके साथ कई फैक्टर हैं जो उनके पक्ष में काम करते हैं। आप अगर अपर कास्ट की बात करें या ब्राह्मण की बात करें तो या राजपूत की बात करें तो दिल्ली से सटे हुए जो राज्य है वहाँ पर आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जो हैं ठाकुर, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। इसी तरह से उत्तराखंड में भी जो है मुख्यमंत्री वो ठाकुर हो गए। राजस्थान में मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो गए। हरियाणा में ओबीसी हो गए। तो ऐसे में यहाँ पर दिल्ली में जाट मुख्यमंत्री का भी होने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। या अगर आप मुख्यमंत्री ना भी बनाए तो कम से कम आप उप मुख्यमंत्री आप बनाएं या आप किसी पंजाबी को बनाएं। तो ये सारी बातें हैं जिन पर लगातार मंथन चल रहा है। और चूँकि बीजेपी जानती है कि दिल्ली में महिला मतदाता एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, इस बार लंबे अरसे बाद हुआ कि जब महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं की तुलना में कुछ अधिक वोट डाला है, और इसीलिए बीजेपी ने कई चुनावी घोषणाएं भी महिलाओं के लिए की थी। तो ऐसे में महिलाओं को बड़ी नुमाइंदगी देने की बात भी कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। चलिए, एक तरफ जीती हुई पार्टी और दूसरी तरफ जो पार्टी दिल्ली में हार गई। दिल्ली के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अब एक्शन में हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, संगठन मंत्री संदीप पाठक, राज्यसभा सांसद संजय सिंह सभी शामिल हैं। यहां दिल्ली और पंजाब के विधायकों के साथ बैठक हो रही है। बता दें कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। उन्हें महज 22 सीटें मिली,
जबकि बीजेपी 48 सीटों पर जीत गई। और सबसे बड़ी बात, जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सभी अपना चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता ने हमसे बात की और एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन ना होने से दिल्ली में नुकसान हुआ। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता हैं। नतीजों के बाद इस तरह की चर्चा है कि इंडिया ब्लॉक में एक लीडरशिप क्राइसिस है और इसका भी असर पड़ा है दिल्ली चुनाव के नतीजों। नहीं, देखिए, जहाँ तक लीडरशिप का क्राइसिस है, अभी तक जब से इंडिया ब्लॉक बना है, ये हम सबको पता है कि अभी तक कोई उसका मुखिया नहीं बना है, चाहे चेयरमैन हो या कि कोई भी कह सकते हैं। जैसे पहले यूपीए का था एक सिस्टम, तो वो एक कमजोरी है। और दूसरा क्या है, अभी आप देख रहे हैं हरियाणा में भी कांग्रेस ने जो है आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया, तो वहाँ भी नुकसान हुआ, और यहाँ अलायंस नहीं हुआ, यहाँ भी नुकसान हुआ। तो ये बड़े सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इकट्ठे होके जो एक सामने डेमोक्रेसी के खिलाफ चल रही है, संविधान के खिलाफ चल रही है, तो उसको किस तरह से मतलब जब मात दी जाए। तो इंडिया ब्लॉक को बहुत ज़रूरी है इस समय सोचने की बात, और कहीं न कहीं सबसे पहले इकट्ठे होके इस पर वार्तालाप होनी चाहिए, कारणों में जाना चाहिए, क्या कारण है, क्यों हम बार बार जो है लूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरविंद केजरीवाल आगे की रणनीति पर। क्या क्या काम हो रहे हैं आम आदमी पार्टी में, उनकी मुलाकातों का दौर जो है वो जारी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घर पर मंथन जिस तरीके से चल रहा है, उसमें भगवंत मान, संदीप पाठक, संजय सिंह, जैसे हमने आपको बताया, सभी मौजूद रहे। दिल्ली के 70 प्रत्याशियों से भी अरविंद केजरीवाल मिले, जीते हुए विधायकों से मुलाकात की, फिर हारे हुए विधायकों से मुलाकात की। पंजाब की में कैबिनेट की जो बैठक है वो इन बैठकों के दौर के कारण टाल दी गई और अब 13 तारीख को बैठक होगी। पंजाब के विधायकों के साथ भी अरविंद केजरीवाल की 11 फरवरी को एक मीटिंग है। दिल्ली में प्रचार करने वाले पंजाब के विधायकों की एक बैठक होगी। कल बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। अब दिल्ली में हार के बाद इंडिया ब्लॉक में भी सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप विफल रही है और अब इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी को ही लीडर बनना चाहिए। तो आपको ये भी याद दिला दें कि दिल्ली चुनाव से पहले पूरी टीएमसी अरविंद केजरीवाल के पीछे कांग्रेस के खिलाफ खड़ी दिखाई पड़ रही थी। मेरे साथ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कीर्ति आजाद हैं। दिल्ली में जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं, बड़ी हार मिली है इंडिया ब्लॉक को, आपको लगता है कि लीडरशिप का सवाल एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो गया है इंडिया ब्लॉक के लिए? नहीं, लीडरशिप का मामला तो बड़ी गंभीरता से चर्चा में पिछले 3-4 महीनों से है। और आप देखें जो वरिष्ठ लोग हैं, जो माननीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब की पार्टी शिवसेना, ज़बरदस्त शिवसेना, उन लोगों ने कहा बदलाव होना चाहिए, ममता बनर्जी का नाम लिया। शरद पवार जी ने भी, जो भीष्म पितामह हैं भारतीय राजनीति के, उन्होंने भी इस विषय को रखा। समाजवादी पार्टी ने इस विषय को रखा। ऐसे अनेकों घटक दलों ने रखा। और सबसे युक्त इस समय उपयुक्त अगर कोई है तो ममता बनर्जी हैं और कोई दूसरी है नहीं। और प्रश्न इसलिए उठता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसने अध्यक्षता ली है, वह दूसरे पार्टियों को छोटा न समझे, रीजनल न समझे। पार्टी पार्टी है, सभी राष्ट्रीय पार्टी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई कि रस्सी जल गई और बल नहीं गई। तो यह आत्ममंथन जरूरी है और अभी से करना आवश्यक होगा। इंडिया गठबंधन बन जाने के बाद अगर किसी ने भी उसका उल्लंघन किया तो वो कांग्रेस है। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी को अब लीडरशिप चुन लेना चाहिए इंडिया ब्लॉक को? सब कोई कह रहे हैं, हम लोगों ने तो नहीं कहा, टीएमसी ने नहीं कहा, ममता बनर्जी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सब लोग यदि चाहते हैं, जिस प्रकार से लोगों ने कहा था, तो मैं इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए तैयार हूँ। और उनसे उपयुक्त कोई नहीं है। वही एक है जिन्होंने कि 4 चांद दिखाए हैं मोदी जी को। 16 में भी आए, 21 में भी आए, लोकसभा में भी आए, मुंह की खाए वापस चले गए। वही एक लीडर हैं जो उनको टक्कर दे सकते हैं और हरा सकते हैं। कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए ये बात? बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई कप्तान अपनी टीम को नहीं जिता सके या फिर अपनी ही टीम के अंदर अपने लोगों को रन आउट करा दे, तो फिर उसको कप्तान रहने की आवश्यकता क्या है? वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में लड़ने की बजाय आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए था। दिल्ली चुनाव नतीजे पर बात करने के लिए हमारे साथ है शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, कैसे देखते हैं?
नहीं, चौंकाने वाले हैं और मैं बस यही कहूँगी कि ये आत्मचिंतन का समय है, क्योंकि 2 इंडिया अलायंस की पार्टीज़ ही एक दूसरे से लड़ रही थी और जब लड़ाई क्लियरली आम आदमी पार्टी और बीजेपी की थी, क्या एक तीसरी पार्टी को उसमें दखल देकर आम आदमी पार्टी के हार की ओर बढ़ाना सही था? ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे पॉलिटिकल पार्टी की एम्बिशन होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की एम्बिशन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इंडिया अलायंस जो बनी थी वो इस मुद्दे से बनी थी कि हम अपने जो धर्म है, जो संविधान को बचाने का, प्रजातंत्र को बचाने का, उसका करेंगे। प्रयागराज और आसपास के ज़िलों में माघी पूर्णिमा से पहले भारी जाम लोगों को परेशान कर रहा है। महाकुंभ आने वालों की जो भीड़ है उसने पूरे शहर को बिल्कुल एक जगह पर रोक के रख दिया है। लोगों को प्रयागराज जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई रास्तों पर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम है। इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया जा रहा है। वहीं जबलपुर में जाम के हालात पर काबू पाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। हमारे सहयोगी संजीव बता रहे हैं। महाकुंभ का ट्रैफिक जाम कटनी, सतना, रीवा, मैहर के साथ साथ जबलपुर में भी हुआ था, लेकिन जबलपुर में ट्रैफिक जाम हुआ नहीं था, कराया गया था बहुत सोच समझ के, एक रणनीति के तहत, ताकि आगे जाकर ये वाहन ना रुके। इसके लिए जबलपुर में एडिशनल एसपी सोनाली दुबे जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं, इन्होंने बताया कि किस तरीके से कल ट्रैफिक था। आज ये मैं वीरेन से बोलता हूँ, वीरेन ये बताइए कि आज ट्रैफिक कंट्रोल रूम में है इस समय हम, जहाँ सारे कैमरे लगाए गए हैं और ये जो आपको पुल दिख रहे हैं ये सब ट्रैफिक क्लियर है। कल यहाँ पर हजारों वाहनों का काफिला रोका गया था। अब क्यों रोका गया था मैडम, ये बताइए कि लोगों को लगा कि शहर में भी ट्रैफिक जाम हो गया। जी, ये महाकुंभ में जो स्नान करने के लिए श्रद्धालु लोग जा रहे थे, उनकी संख्या अत्यधिक होने के कारण यूपी पुलिस ने ये रिक्वेस्ट किया कि भाई बाकी जगहों पर ये ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। चूँकि वहाँ संख्या ज़्यादा थी, इसी के चलते हुए रीवा, सतना, मैहर और कटनी तक ट्रैफिक जैम हुआ, लोग काफ़ी ट्रैफिक में फंसे रहे। जैसे ही कटनी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी, जो जबलपुर पुलिस थी उन्होंने तत्परता से जो है इस पर कार्रवाई किया था और उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि कटनी में जाने वाला ट्रैफिक रोका जा सके, हम लोगों ने अपने बॉर्डर्स को सील किया था, जिसमें मुख्य तरह पे जो बरगी से आने वाला ट्रैफिक था उसे बरगी टोल टैक्स के पहले सहजपुर जो राष्ट्रीय राजमार्ग से आने वाला ट्रैफिक था उसको सहजपुर पर रोका गया था। इन दोनों ही जगहों को इस तरह से सिलेक्ट किया गया था कि लोग अगर वहाँ रुकें तो उन्हें वॉशरूम मिले, उन्हें पानी पीने के लिए मिले और खाने पीने की सुविधाएं हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित तरीके से उस ट्रैफिक को रोका गया था। जैसे ही कटनी का ट्रैफिक हमें क्लियर हुआ, हमने उन सभी ट्रैफिक को वहाँ से रवाना कर दिया। इसी कारण आज आप देख रहे हैं कि जबलपुर में कोई ट्रैफिक की स्थिति नहीं है। अभी आपको ये जानकारी मिली और आसपास के जिलों में कहीं ट्रैफिक जाम अभी भी है कि नॉर्मल हो गया? जो हमारे यहाँ पर आईजी महोदय, डीआईजी महोदय हैं, उनके निर्देश पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यहाँ पर एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि न केवल जबलपुर को हम देख रहे हैं बल्कि हम कटनी के साथ जुड़े हुए हैं। कटनी में यदि ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो वो हमें कनेक्ट करेगा और हम यहाँ पर ट्रैफिक रोकेंगे ताकि कटनी में ओवरबर्डन ना हो। और हम इसी के साथ सिवनी और नरसिंहपुर जैसे ज़िलों से कनेक्ट हुए हैं कि अगर जबलपुर में ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उन ट्रैफिक को हम सिवनी और नरसिंहपुर ज़िले में रोकें ताकि लोगों को असुविधा ना हो। थोड़ी थोड़ी जगह पर रोक कर जैसे ट्रैफिक क्लियर होता जाएगा लोगों को छोड़ा जाएगा। ये कंट्रोल रूम इसी के मद्देनज़र जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी अन्य ज़िलों के जो इंचार्ज हैं ट्रैफिक के, उनके नंबर्स रखे गए हैं। वो आकस्मिक नंबर जिनकी आवश्यकताएं होंगी उन सभी को रखा गया है और लगातार हर घंटे की मॉनिटरिंग यहाँ से की जा रही है। वहीं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंची राष्ट्रपति ने संगम में 3 डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के बाद राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की और भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ संगम तट पर पहुंची राष्ट्रपति ने पक्षियों को दाना भी खिलाया। इससे पहले राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर सुबह 9:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ।
यहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। वहां से राष्ट्रपति अरैल पहुंची, फिर बोट से संगम पहुंचकर पावन स्नान किया। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। चलिए, वहीं बिहार के सासाराम से प्रयागराज की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों में खचाखच भीड़ चल रही है। लंबी दूरी की कई ट्रेनें सासाराम स्टेशन पर रुक तो रही हैं, लेकिन पहले से ही ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि दरवाजे तक नहीं खुल रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई ऐसे भी यात्री हैं जो रिजर्व टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन में चढ़ तक नहीं पा रहे हैं। ऐसे हालात में जमकर धक्का मुक्की हो रही है और कई बार परेशान हाल लोग मारपीट तक पे उतारू हो जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीबीआई के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के नेतृत्व वाली एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि प्रसाद के लिए घी की सप्लाई में कई गड़बड़ियां पाई गईं। इसी को देखते हुए 3 अलग अलग डेयरियों से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक विपिन जैन और पोमिल जैन, वैष्णवी डेयरी के अपूर्व चावड़ा और एआर डेयरी के राजू राजशेखर शामिल हैं। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में 2 लोग सीबीआई से, 2 आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से और एक और पर्सन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है। एसआईटी के मुताबिक वैष्णवी डेयरी के अधिकारियों ने मंदिर को घी की आपूर्ति करने के लिए एआर डेयरी के नाम से टेंडर हासिल किया। टेंडर पाने के लिए फर्जी रिकॉर्ड भी बनाया। एसआईटी ने खुलासा किया कि वैष्णवी डेयरी ने ये झूठा दावा भी किया था कि वो भोले बाबा डेयरी से घी लेती थी, जबकि अधिकारियों ने पाया कि भोले बाबा डेयरी के पास तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की मांग को पूरा करने की क्षमता थी ही नहीं। उत्तर प्रदेश, चलिए ये आपको खबर बताते हैं उत्तर प्रदेश से। एक बार वहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। टायर फटने से 8 बार एक तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो पलट गई। हादसे में 4 बच्चों समेत 7 लोग इसमें घायल हो गए। सभी यात्री दिल्ली से बिहार के बेगूसराय जा रहे थे। वीडियो सीसीटीवी पर कैद हुई, जिसकी फुटेज और काफ़ी डराने वाली भयावह फुटेज है।